बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो मेडिसिन्स या ड्रग्स बनाई जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? थेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है। थेरेपेटिक्स ड्रग्स बोला जाता है जो ड्रग बनती हैं, जो मेडिसिन बनती है। अब तक पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना थेरेपेटिक्स ड्रग्स बनाई गई हैं? 30 को अप्रूवल मिला। 30 ड्रग बनाई गई हैं, ठीक है। और वो होती क्या है? प्रोटीन्स होती है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग प्रोटीन ही बना पाते हैं, प्रोटीन ही बनता भी है, ठीक। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या है? ये प्रोटीन्स होती हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोटीन बनती है उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। एक नॉर्मल प्रोटीन बॉडी बनाती है और ये रिकॉम्बिनेंट वाली है, इनको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बोला जाता है, ठीक है। टोटल कितना है इन वर्ल्ड में डाटा है 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाई गई है। इंडिया में कितनी है? 12। देखेंगे इन इंडिया में कितना है? टोटल 12 है, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का फायदा क्या होता है? एक जो ड्रग होती है केमिकल, कुछ ड्रग ज़्यादातर क्या है? केमिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कोई भी इंसुलिन है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन या कोई भी प्रोटीन अगर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से ली जाती है, मतलब जो ड्रग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है, उसका फायदा क्या होता है? बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को घटा देता है। समझ में आया? एक लाइन लिखा हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन रिड्यूस द अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी। मान लीजिए इंसुलिन का एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे हम लोग। इंसुलिन पहले कहाँ से लिया जाता था? एनिमल्स को मार करके उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन आइसोलेट किया जाता था। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन। तो वो बॉडी में जाकर के कुछ एलर्जी या इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता था अनवांटेड। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोटीन बनाई जाती है वो थोड़ा सा क्या होती हैं? सेफ होती हैं। समझ में आ रहा है? बॉडी में वो कोई एलर्जी या ऐसे कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ इसका एडवांटेज लिखिएगा। अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को घटाता है, मतलब एलर्जी, ठीक है, उसको घटाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स बनाई गई हैं? कौन कौन सी प्रोटीन्स बनाई गई हैं अब तक? फॉर एग्जांपल देखिए इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी से। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HCG, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया गया है। और क्या बनाया गया है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बनाई गई हैं, ठीक है। हालांकि वैक्सीन्स प्रोटीन नहीं है, मैं सीधे इसका मेडिकल में एप्लीकेशन देखिए, यहाँ ऐसे लिखिएगा। मेडिकल में क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का? देखिए इंसुलिन बनाया गया है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और बताइए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाई गई है। ये मेडिकल एप्लीकेशन है इसका। और क्या बनाया गया? अल्फा इंटरफेरॉन, ये बनाए गए हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन, हाँ, इरेथ्रोपोइटिन जानते हैं क्या है?
जेजी सेल, किडनी में जो जेजी अपरेटस होता है वहाँ से बनता है। ये आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन को क्या करता है, इंड्यूस करता है। तो ये कुछ इसका एप्लीकेशन हो गया मेडिकल में, ठीक है। और क्या एप्लीकेशन है, जीन थेरेपी हम लोग पढ़ेंगे। जीन थेरेपी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में, मेडिकल लाइन में। हम लोग को पढ़ना क्या है, इंसुलिन, ठीक है। तो पहले इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन कहाँ से बनता है, पैनक्रियास से बनेगा, ठीक है। इंसुलिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अरे कुछ बताइए, क्या है, प्रोटीन है ना, हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर का है, पैनक्रियास से बनता है, ठीक। तो ये प्रोटीन है ये, ठीक है, हार्मोन है प्रोटीन नेचर का। इसमें इंसुलिन में क्या होता है, दो चेन होती हैं, ए एंड बी चेन। इसमें अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दो चेन होती हैं, ए और बी। कितना अमीनो एसिड होता है इंसुलिन में, 51 अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड का चेन है, ठीक है। और सबसे कम अमीनो एसिड इसी प्रोटीन में है। ज़्यादातर प्रोटीन में मोर देन 100 अमीनो एसिड होता है, लेकिन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। मैच्योर्ड इंसुलिन में दो चेन होती हैं, ए और बी। पैनक्रियास में जब इंसुलिन बनता है तो इमेच्योर फॉर्म में बनता है। इमेच्योर का मतलब प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनेगा, ठीक। तो इंसुलिन में ये देखिए, ए चेन हो गया और जी चेन, ठीक है। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 21 अमीनो एसिड ए चेन में मिलेंगे। बी चेन में कितना होता है, 30 अमीनो एसिड, ठीक है। ए और बी चेन आपस में एक एक्स्ट्रा चेन से जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड। ये क्या है, सी पेप्टाइड है। ये इमेच्योर इंसुलिन है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन। यही है प्रो इंसुलिन। पैनक्रियास में जब इंसुलिन बनेगा तो इमेच्योर फॉर्म में बनेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा सेगमेंट रहता है, सी पेप्टाइड। इसमें कितना अमीनो एसिड होता है, 33 अमीनो एसिड होते हैं। इसमें 33 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। मैच्योर कैसे बनता है, ये सी पेप्टाइड सेगमेंट ऑटोमेटिकली कट के अलग हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम। वो इसको काट देगा और ए और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाती है। तो इससे जब मैच्योर बनेगा इंसुलिन तो उसमें केवल रहेगा ए और बी चेन रहेंगी, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और सी पेप्टाइड क्या हो जाएगा, अलग। ये है सी पेप्टाइड अलग, ये मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। अब इंसुलिन की, जिसको डायबिटिक के पेशेंट को जब इंसुलिन दिया जाता है तो पहले इंसुलिन कैसे दिया जाता था, तो अर्लियर देखते हैं किस तरीके से इंसुलिन प्रोवाइड कराया जाता था। पहले इंसुलिन जो दिया जाता था पर्सन को, ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन कहाँ से ऑब्टेन कराया जाता था, पैनक्रियास ऑफ स्लाउटर्ड एनिमल। स्लाउटर्ड का मतलब मारा हुआ, ठीक है, जानवरों को मार करके उनके पैनक्रियास से इंसुलिन को ऑब्टेन कराते थे। कौन से थे, पिग और कैटल्स, समझ में आया। लेकिन इसका थोड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था इसका, इसका ड्रॉबैक ये था, पहला ड्रॉबैक ये एलर्जी कॉज कर सकता था, एलर्जी, ठीक है, इससे एलर्जी होती थी। फर्स्ट ड्रॉबैक, इससे एलर्जी हो सकती थी क्योंकि ये एनिमल का
ठीक है। वो इंसुलिन कहाँ से जो ह्यूमन को दिया जा रहा है, कहाँ से निकाला गया है? एनिमल से। तो एनिमल में एलर्जी कॉज कर सकता है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? ये इनसफिशिएंट था। इनसफिशिएंट का मतलब कितने जानवरों को मारा जाए? डायबिटीज के पेशेंट अब ज़्यादा है ना, पहले ज़्यादा नहीं हुआ करते थे जब ये प्रोसेस चलता था। तो ये इनसफिशिएंट अब हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जानवरों को मारना पड़ता था, तो एनिमल्स को किल करना बेटर नहीं है। तो ये इनसफिशिएंट था, सफिशिएंट नहीं था सबके लिए। और तीसरा ड्रॉबैक इसमें एक और है, ये क्रिएट इथिकल इश्यूज। इस वाले इंसुलिन से पेशेंट में कुछ इथिकल इश्यूज जनरेट हो जाते थे। इथिकल का मतलब समझते हैं मोरल। सब लोग नहीं पसंद करते थे कि हमारी बॉडी में पैनक्रियाटिक का इंसुलिन हमको दिया जाए, क्योंकि वो पिग से आ रहा है, वो कैटल से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे कुछ मोरल इश्यूज जनरेट होते थे, ये इसका ड्रॉबैक। इसके बाद कौन सा प्रोसीजर यूज किया गया? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाने लगे, ठीक है। तो इंसुलिन जब बायोटेक्नोलॉजी से बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? ह्यूमन की उस जीन को निकालते हैं पैनक्रियाज से, जो क्या करती है? इंसुलिन बनाती है, और उस जीन को क्लोन कराते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया में ले जाकर, वहाँ पर वो इंसुलिन बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? ये ह्यूमन की इंसुलिन जीन है, इसको क्या करेंगे? इसको प्लाज्मिड में ऐड कराएंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे? होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और वहां पर क्या होगा? इंसुलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, यहाँ जो इंसुलिन बनता है, इस प्रोसीजर से जब ह्यूमन की जीन को निकाल करके इंसुलिन बनाते हैं, तो इंसुलिन इमेच्योर फॉर्म में बनता है। समझ रहे हैं इस चीज को? बैक्टीरिया, होस्ट सेल क्या है? ये बैक्टीरिया, ठीक है। अगर ह्यूमन के इंसुलिन जीन को निकाल करके आप बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? जो इंसुलिन बनाएगा वो इमेच्योर होगा। इसका एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे क्या होगा? इमेच्योर इंसुलिन। कोई रीजन बताएंगे इसका? बैक्टीरिया में कंप्लीट इंसुलिन क्यों नहीं बन पाता? जैसे हमारी बॉडी क्या करती है? इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट कर देती है ना, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि इमेच्योर इंसुलिन को मैच्योर बना ले जाए, क्योंकि सी पेप्टाइड जो सेगमेंट होता है एक्स्ट्रा, इमेच्योर में क्या होता है? ए चेन और बी चेन दोनों के बीच में क्या है? एक्स्ट्रा सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सी पेप्टाइड। बैक्टीरिया में सी पेप्टाइड सेगमेंट को काटने वाला कोई एंजाइम नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बैक्टीरिया अपनी बॉडी में इंसुलिन बनाते नहीं। नेचुरली बैक्टीरिया कहाँ बनाते हैं इंसुलिन? वो तो आपने जीन को ट्रांसफर किया, तो नेचर ने उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं दिया हुआ। कौन सा एंजाइम? सी पेप्टाइड को काटने वाला एंजाइम। तो बैक्टीरिया में जो इंसुलिन बनेगा वो कैसा बनेगा? इमेच्योर। फिर मैच्योर बनाने का तरीका उसका क्या है? सी पेप्टाइड को हटाइए और बी चेन को जोड़िए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। इसीलिए इस वाली टेक्निक को भी हटा दिया गया। इसका ड्रॉबैक समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ इमेच्योर इंसुलिन बनता है, इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तीसरा तरीका क्या खोजा गया इंसुलिन बनाने का बायोटेक्नोलॉजी से? एली लिली एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी, ठीक है, उसने 1983 में एक टेक्निक खोजा ह्यूमन इंसुलिन बनाने का। उससे जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन क्या होता है? पूरा मैच्योर बनता है, वहाँ इमेच्योर नहीं बनेगा, ठीक है। अब वो कैसे बनता है मैच्योर इंसुलिन, उसको देखिए। देखिए 1983 में लिली एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, उसने सबसे पहले इंसुलिन बनाया रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। कैसा इंसुलिन था वो? मैच्योर इंसुलिन,
कैसे बनाएंगे? हमको पता है कि इंसुलिन में कितनी चेन होती है, 2 A और B चेन होती है। A में 21 अमीनो एसिड होते हैं और B में कितने होते हैं, 30 अमीनो एसिड। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि A चेन को अलग बना लिया जाए और B चेन को अलग बना लिया जाए, फिर डाइसल्फाइड से जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो A चेन को अलग बैक्टीरिया में बनवाएंगे और B चेन को अलग बैक्टीरिया में बनवाएंगे, फिर दोनों से और B चेन हमको प्रोटीन की मिल जाएगी, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा मेच्योर इंसुलिन। तो इसमें करते क्या देखिए, कैसे एक चेन को सेपरेट बनाएंगे। A चेन को कैसे बनाएंगे? अगर आपने मान लीजिए ह्यूमन की पैनक्रियास की सेल ली, ये ह्यूमन का पैनक्रियास है, ठीक है, इसमें से आपने डीएनए को निकाला, डीएनए तो डबल स्ट्रैंड मिलेगा। डीएनए कैसा मिलेगा? डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए से जब आप प्रोटीन बनाएंगे तो वो इस तरीके से ये नहीं बन पाएगा। इसमें तरीका ये था, ए चेन जो है इसके करस्पॉन्डिंग में हम एक डीएनए को रेडी करेंगे। हमको पता है ना कि इंसुलिन की ए चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ये तो पता है। ए चेन में कितने अमीनो एसिड हैं? 21 है। कौन कौन से अमीनो एसिड लगे हैं वो सब पता है, किस नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड लगा है, किस अमीनो एसिड की चेन पता है। तो आपने जेनेटिक कोड पढ़ा ना, जेनेटिक कोड। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा होता है, VQ9 होता है, उसके लिए कौन सा कोडर होता है? AUG होता है ना। तो ऐसे ही ये जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग एक डीएनए का हम एक चेन रेडी करेंगे। ठीक है, और बी चेन जो अमीनो एसिड की जो बी वाली चेन है, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग का मतलब इसके अनुसार एक डीएनए का सेगमेंट रेडी करेंगे। हो जाएगा ना। फिर उसको क्या करेंगे, उस सेल में ट्रांसफर करेंगे, वहां जाकर के वो ए चेन बनाएगा, बी वाले में बी चेन बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। ये आपके पास क्या है, ए चेन वाला डीएनए आपने बना लिया। जो ए चेन बनाएगा इसको क्या करेंगे, एक प्लाज्मिड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और इस प्लाज्मिड में ट्रांसफर करने के बाद रिकॉम्बिनेंट बनेगा और इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, हो गया। इस होस्ट सेल में क्या बनेगा, ए चेन बनना रेडी हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा काम करेंगे, यहाँ पर बी वाला लेंगे, ये बी चेन को बनाने वाला डीएनए का सीक्वेंस लिया है जो बी चेन बनाएगा। ठीक है, उसको वही सेम प्लाज्मिड में जोड़ेंगे, इसके बाद होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे और होस्ट सेल क्या करेगी, वो यहाँ पर बी चेन बन जाएगी। इसमें क्या बनेगा, ए चेन। दोनों को यहाँ से निकालने के बाद डाइसल्फाइड से जोड़ देंगे और मेच्योर इंसुलिन रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें फायदा ये हुआ कि यहाँ पर इंसुलिन हमको मेच्योर फॉर्म में मिल जाता है और कोई को नहीं। बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोई समस्या है इधर? नहीं, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिए जाते हैं, वो बहुत अलग टेक्निक होंगी जो भी। ठीक है, आपको नहीं जानना है, पर डाइसल्फाइड से जोड़ दिया जाता है। 2 चेन है, डाइसल्फाइड से जोड़ देंगे उसको। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से जो इंसुलिन बनता है उसको बोलते हैं ह्यूम्यूलिन। क्या बोला जाता है? ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन का मतलब ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन। आगे है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को समझने के पहले एक डिजीज को समझिए। एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं SCID, SCID। उसके बारे में समझ लीजिए, तब जीन थेरेपी समझाते हैं क्या होगा। ठीक है, एक डिजीज है SCID, इसका फुल फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है ऐसी डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी। वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब बाय बर्थ होता है और सेकेंडरी का मतलब आफ्टर बर्थ। ये बाय बर्थ डिजीज होती है
और एड्स जो होती है वो क्या है, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। जनरली एड्स आफ्टर बर्थ होता है, एक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये डिजीज होती है, इस डिजीज है ये, इसको और दूसरा नाम बोलते हैं एडीए डेफिशिएंसी। इस डिजीज में होता क्या है, जब ये डिजीज किसको हुआ, ये 4 साल की ये गर्ल को सबसे पहले हुआ था 1990 में, यही है ना, ऑब्जर्व किया गया था। लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जर्व एंड 1990 में 4 इयर्स गर्ल को, 4 साल की गर्ल थी, उसमें 1990 में ये डिजीज सबसे पहले उसमें देखी गई। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसको, जेनेटिक डिजीज को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिक डिजीज को ठीक किया गया, जिसमें से ये है, ठीक है, इसको करेक्ट किया गया। ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, डेफिशिएंट हो जाता है। डेफिशिएंट का मतलब कमजोर हो जाएगा इम्यून सिस्टम। जिस पर्सन में ये डिजीज होती है उसको बड़ा हाइजीनिक वातावरण में रखना पड़ता है। जैसे कोरोना पेशेंट को जो ट्रीट करने वाले लोग होते थे हॉस्पिटल में, वो अपना पूरा मास्क वास्क पूरा पहन के आते हैं ना, उसी तरीके से उस पर्सन को भी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आ जाएगा, वातावरण में कोई पैथोजन उस पर अटैक कर गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में डिजीज हो जाएगी। क्योंकि जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो बॉडी में बहुत सारी डिजीज अटैक करने लग जाती है, जैसा एड्स में होता है। समझ में आ रहा है? तो बड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है इस पेशेंट को, इसमें स्किड हो जाता है। अब ये एडीए डेफिशिएंसी बोलते हैं, इसमें होता क्या है, इस डिजीज में जो लिम्फोसाइट होती हैं, लिम्फोसाइट नॉट मैच्योर नहीं हो पाती हैं। इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बॉडी में हमारी WBC होती है। WBC में कौन सी WBC, बी और टी लिम्फोसाइट जो मेन रोल प्ले करती हैं, ये मैच्योर नहीं होती हैं, क्योंकि इनको मैच्योर करने के लिए बॉडी में एक एंजाइम बनता है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ लिखिएगा रीजन क्या है, बिकॉज एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नॉट फॉर्म, ये एंजाइम ही नहीं बनता। जो एंजाइम बॉडी में WBC को मैच्योर कराता है, WBC बनती कहाँ है, टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में, मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस में, ठीक है। और बी सेल बोन मैरो में बनेगा और बी सेल बोन मैरो में ही मैच्योर भी हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होती, ठीक है। तो इस डिजीज में ये प्रॉब्लम होती है। अब इसको ठीक कैसे किया गया, इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, तो करेक्ट करने का तरीका इसका है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट तो है इंजेक्शन ऑफ एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज। जिस एंजाइम की बॉडी में कमी हुई है, जिस एंजाइम की कमी से ये डिजीज हो रही थी, उसी एंजाइम का अगर इंजेक्शन दे दिया जाए बॉडी में तो इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये इंजेक्शन लगातार उसकी पूरी लाइफ तक उसको देना पड़ेगा। जैसे इंसुलिन, जिसको डायबिटीज हो जाता है वो मेडिसिन पूरी लाइफ तक खाता है, ठीक है। तो इसको इसका इंजेक्शन एडिनोसिन डीएमिनेज का होल लाइफ देना पड़ेगा, जो एक बेटर प्रोसीजर नहीं माना जाता, अच्छा प्रोसीजर नहीं है। कब तक उसको इंजेक्शन देंगे, दवा खाना तो ठीक है, गनीमत होती है, लेकिन इंजेक्शन एक पेनफुल तरीका होता है। समझ में आ रहा है, होल लाइफ के लिए तो ये बेटर तरीका नहीं होता है। इसी को बोलते हैं एंजाइम। देखिए ये एंजाइम दिया जाएगा, इसमें दूसरा तरीका क्या है, बोन मैरो रिप्लेसमेंट। बोन मैरो रिप्लेसमेंट, हमारी ये जो WBC बन रही थी, ये कहाँ बन रही थी, बोन मैरो में। तो बोन मैरो की सेल में कोई डिफेक्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन रहा था। आखिर एंजाइम क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि बोन मैरो में जो सेल हैं
उनमें कोई डिफेक्ट हुआ, जेनेटिक डिफेक्ट जिस वजह से वो एंजाइम नहीं बन रहा है, तो उसी बोन मैरो को अगर हटा करके नया बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दिया जाए तो एक तरीका है इससे बचने का। लेकिन ये कोई आसान प्रोसीजर नहीं होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इजी मेथड नहीं है और सबकी बॉडी में एक्सेप्ट भी नहीं होता है। जानते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब कराया जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी चीज़ें पहले तो मैच कराई जाती हैं, टिश्यू वगैरह। इसके बाद जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है तो पूरी लाइफ उसको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है ताकि इम्यून सिस्टम कभी एक्सप्रेस ना हो पाए, ठीक है, ओवर एक्टिव ना हो पाए, इसमें ड्रग्स दी जाती हैं। तो इसीलिए ये बहुत परमानेंट तरीके, कोई बेटर तरीका नहीं हुआ। ये इसी मेथड नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना। बोन मैरो जब ट्रांसप्लांट कराएंगे तो अपने ही रिलेटिव से ही बोन मैरो लेना भी पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैचिंग के चांस नहीं में होते हैं। एक अननोन पर्सन से बोन मैरो लेंगे तो मैच ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये टिपिकल प्रोसीजर है। तीसरा जो तरीका है वो जीन थेरेपी है। आप समझ में आया जीन थेरेपी? अब बताना हमको जीन थेरेपी क्या होती है, ठीक है। ये थर्ड मेथड है जीन थेरेपी। देखिए इसके बाद अब जीन थेरेपी की डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए जिस सेल में कोई भी जीन अगर डिस्टर्ब हो गई है, ये सेल है इसमें जीन डिफेक्टिव हो गई है, म्यूटेशन हो गया है, ठीक है, तो इस डिफेक्टिव जीन को या फॉल्टी जीन को, डिफेक्टिव को हम लोग फॉल्टी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एक नॉर्मल जीन से अगर ट्रांसफर कर दें तो ये जीन ठीक हो सकती है। यहाँ नॉर्मल जीन लेंगे, ठीक है। जीन को एनिमल सेल में कैसे ट्रांसफर कराया जाता है? रेट्रोवायरस की मदद लेकर। इस नॉर्मल जीन को रेट्रोवायरस की सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कराएंगे और फॉल्टी जीन को यहाँ से हटा देंगे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इतना आसान प्रोसीजर नहीं होता जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करना, लेकिन जीन थेरेपी जो है वो कुछ केसेस में सक्सेसफुल हो गई है, जैसे स्किड वाले में हुई है। तो जीन थेरेपी की डेफिनेशन क्या है? ये है रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन, फॉल्टी या फिर डिफेक्टिव जीन बाय नॉर्मल जीन। एक नॉर्मल या फिर आप बोलेंगे हेल्दी, जो स्वस्थ है, उस जीन से फॉल्टी जीन को रिप्लेस कराना ही जीन थेरेपी है। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को इससे ठीक कर लिया जाए, ठीक है। अब स्किड में इसको यूज किया गया है उस बीमारी को ठीक करने में जो अभी बता रहे थे, ठीक है। तो इस डिजीज में SCID में इसको क्या किया गया है? जीन थेरेपी यूज की गई है। कैसे यूज किया गया है? ये बोन मैरो है। बोन मैरो की सेल में क्या हुआ था? डिफेक्ट हुआ था ना। बोन मैरो की ये जो सेल है, बोन मैरो जानते हैं जो फ्लूइड होता है जो बोन के अंदर है, बोन मैरो जहाँ पर ब्लड बनता है, पूरा RBC और WBC या लिम्फोसाइट सब वही बनते हैं। इसमें से मान लीजिए ये सेल क्या हो गई है? डिफेक्टेड हो गई है, ठीक है, इनमें म्यूटेशन हो गया है, इनका जीन डिस्टर्ब हो गया है। तो जीन थेरेपी की सहायता से इसको ठीक कैसे करेंगे? डिफेक्टेड टी लिम्फोसाइट को निकालेंगे बोन मैरो से। ऐसा नहीं होता है कि वही इंजेक्शन लगा दिया वहीं ठीक कर दिया बोन मैरो में, नहीं। डिफेक्टेड जो टी लिम्फोसाइट हमारी है जो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हमको बोन मैरो की सेल नहीं सही करेंगे यहाँ पर। हम क्या करेंगे? टी लिम्फोसाइट जो डिफेक्टेड है हमारी बॉडी में, या तो ब्लड से ले लेंगे। हालांकि टी लिम्फोसाइट आपको कहाँ मिल जाएगा? आप ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वो टी लिम्फोसाइट आपके ब्लड में है, तो डिफेक्टेड ब्लड निकालेंगे, ब्लड से टी लिम्फोसाइट को निकालेंगे, ठीक है। ये क्या किया? डिफेक्ट पहला स्टेप होता है डिफेक्टेड टी लिम्फोसाइट को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। कहाँ से? फ्रॉम ब्लड। इसको ब्लड से ही निकालेंगे, ठीक है, निकाल दिया। इसके बाद इसको ठीक करेंगे। जैसे ये टी लिम्फोसाइट का मतलब टी सेल हमने ब्लड से निकाल लिया, टी सेल में क्या होगा? WBC है तो न्यूक्लियस होगा ही, RBC में तो न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन WBC में होता है तो वहाँ पर जीन भी होगा। ये फॉल्टी जीन है,
इसी जीन को क्या करना है, ठीक करना है, तो रेट्रोवायरस की मदद ली जाएगी। ठीक है, और एक हेल्दी नॉर्मल जीन को रेट्रोवायरस में पहले ट्रांसफर किया जाएगा। उस प्रोसीजर को समझ लीजिए कैसे उसको करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल हेल्दी जीन ट्रांसफर करेंगे किसमें, इन डिफेक्टेड लिम्फोसाइट में, इससे बाय रेट्रोवायरस। और बताइए, अगर जब ये ठीक हो जाएगा, इस लिम्फोसाइट को हमने ठीक कर लिया, अब ये लिम्फोसाइट जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बोली जाती है। समझ रहे हैं इसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से इसको ठीक कर लिया। उसी लिम्फोसाइट को निकाल करके उसको ठीक कर लेते हैं, उसमें नॉर्मल जीन को भेज देते हैं। ठीक है, डिफेक्टिव को निकाल लेते हैं, ये करेक्ट हो गई। इसको बोलेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। अब इसको बॉडी में भेज देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू बॉडी में वापस ट्रांसफर कर देंगे, तो करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये जितने लिम्फोसाइट हैं सबको एक एक करके निकाल रहे हैं? ठीक है, लिम्फोसाइट को आपने निकाल लिया, क्या लगता है कि एक ही लिम्फोसाइट को भेजा जाएगा? तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा। मान लीजिए आपने 100 लिम्फोसाइट निकाला, ठीक है, निकाल तो लिया उसमें से, अब जो है 100 को वापस भेजेंगे नहीं, उसमें एक आपने बना लिया ना, एक लिम्फोसाइट को ठीक कर लिया है, इससे कल्चर टेक्निक से कल्चर करा देंगे उसको, ढेर सारे लिम्फोसाइट बना ले जाएंगे, फिर उनको वापस बॉडी में भेज दिया जाएगा। वो आसान होता है। ठीक है, इनसे बहुत सारी लिम्फोसाइट को रेडी कर लिया जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई करा करके। तो देखिए, एक चीज समझना है कि रेट्रोवायरस की मदद से जीन को कैसे भेजा जाता है। हाउ वी ट्रांसफर जीन इनटू होस्ट सेल। किसमें, होस्ट सेल क्या है यहाँ पर, बैक्टीरिया में ट्रांसफर, लिम्फोसाइट, यहाँ पर क्या है, लिम्फोसाइट बाय रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में कैसा जीनोम होता है, आरएनए। ठीक है, ये बताइए, यहाँ पर ये हमने जीन निकाला था, ये हेल्दी जीन का मान लीजिए हमारे पास था, इसको हमको भेजना है किसमें, लिम्फोसाइट में भेजना है, या किसी भी होस्ट सेल में भेजना है। तो बोलते हैं कि एनिमल सेल में जीन को ट्रांसफर कराने के लिए क्या करते हैं, रेट्रोवायरस का सहारा लेते हैं। तो रेट्रोवायरस में तो आरएनए होता है, क्या होता है, रेट्रोवायरस ये है, इसमें क्या है, आरएनए है, जीनोम जानते हैं। तो ये डीएनए है और ये आरएनए है। क्या डीएनए या आरएनए के साथ जुड़ जाएगा? प्लाज्मिड में तो समझ में आता है कि प्लाज्मिड में डीएनए होता है, और जो आप जीन भेज रहे हैं उसके साथ जोड़ करके वो भी डीएनए है। तो डीएनए के साथ डीएनए जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लिया, लेकिन ये तो आरएनए है। तो ये डीएनए आरएनए के साथ डायरेक्ट जोड़ करके यहाँ नहीं भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, हम जोड़ क्या रहे हैं, डीएनए जोड़ रहे हैं। तो करेंगे क्या, इस डीएनए से जो आपने जीन निकाला उससे पहले आप आरएनए बनाएंगे। मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे, पहले से आरएनए बनाएंगे। जब आरएनए बन जाएगा, ये आरएनए बन गया, अब इस आरएनए को यहाँ जोड़ेंगे ही जाकर। ठीक है, किसमें, रेट्रोवायरस। ठीक है, इसमें इनकॉर्पोरेट कराएंगे कि इसमें भी आरएनए है और ये भी आरएनए जुड़ जाएगा। अब रेट्रोवायरस जब अपना जीन यहाँ भेजेगा तो इस रेट्रोवायरस का तो आरएनए आएगा, साथ में आपने जो आरएनए भेजा था वो भी आ जाएगा। और जानते हैं रेट्रोवायरस जब अपने किसी सेल में अपने आरएनए को भेजते हैं, फॉर एग्जांपल एचआईवी का लाइफ साइकिल पढ़े हैं ना, एचआईवी का लाइफ साइकिल देखिए बुक में दिया हुआ है इस तरीके से। एचआईवी वायरस जब अटैक करता है तो आरएनए भेजता है ना, क्या भेजता है, आरएनए, और आरएनए के साथ में कुछ एंजाइम भी भेजता है अपनी बॉडी से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। टी लिम्फोसाइट में यही तो होता ना, हमारी बॉडी की टी लिम्फोसाइट को जब एचआईवी वायरस अटैक करता है तो आरएनए भेजा, ये आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा, वो डीएनए जाकर के टी लिम्फोसाइट के डीएनए के साथ जुड़ता है, समझ में आ रहा है, तब जाकर के वायरस रेडी होती है।
तो यहाँ पर भी यही काम है, इससे हम आरएनए बनाएंगे, आरएनए के साथ जोड़ेंगे, दोनों आरएनए के लिम्फोसाइट में जाएंगे। अब यहाँ जाकर के डीएनए बनेगा, क्या बनेगा? डीएनए। और ये डीएनए जाकर के उसके टी लिम्फोसाइट के डीएनए के साथ जुड़ेगा, ठीक है, उस डीएनए के साथ जुड़ेगा, जो डिफेक्टिव जीन थी वो हट जाएगी और इसके साथ ही नॉर्मल डीएनए जुड़ जाएगा। मतलब इसके डीएनए से हमने पहले आरएनए बनाया, आरएनए को इसके साथ जोड़ा, और यहाँ जब ये ट्रांसफर हुआ लिम्फोसाइट में जाकर के, तो वहाँ पर ये आरएनए से फिर डीएनए बनता है, तब जाकर के वो जीन आपके यहाँ जुड़ते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं जुड़ता। समझ में आता है? तो ये इंसुलिन, आप देखिए ये परमानेंट तरीका नहीं है। एक लाइन लिखी गई है कि जीन थेरेपी जो टेक्निक है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो लिम्फोसाइट डिफेक्टेड हो गई है उनको ठीक कर रहे हैं। तो कितना आप ठीक करेंगे, कितनी लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट का जो टाइम, आज आपने लिम्फोसाइट निकाला, ठीक किया, बॉडी में भेज दिया, क्या वो कितने समय तक चलेंगे? आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का एक फिक्स लाइफ स्पेन होता है, हमेशा नहीं चलेगा ना। तो बार बार उसी प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा, निकालेंगे, ठीक करेंगे, बॉडी में वापस भेजेंगे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बेकार प्रोसेस है। तो इसमें परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर क्या है? जीन को एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सही कर देंगे, कहाँ पर ले जा करके? एम्ब्रियोनिक। तो स्किड का जो स्किड डिजीज थी, इसका जो परमानेंट क्योर है वो क्या है? जीन थेरेपी करेंगे, जीन थेरेपी एंड एम्ब्रियोनिक लाइफ। आप बताइए कोई एम्ब्रियोनिक लाइफ में कैसे जीन को ठीक कर देंगे ले जाकर के? मतलब अगर कोई भी फीटस, कोई चाइल्ड है, ठीक है, स्किड का पेशेंट है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में पता लगता है कि उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, पता लग जाता है। कोई बच्चा है यूट्रस में पल रहा है तो पता लग जाएगा कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है। किस टेक्निक से पता लगता है? एमनियोसेंटेसिस से पता लग जाता है कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये पता लगा लेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर जब उसमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन चल रही होती है, गैस्ट्रुला है, मॉरुला है, ये सब, तो उसी समय उसकी वो जीन को निकालेंगे जो डिस्टर्ब है और नॉर्मल जीन को वहाँ भेज देंगे। मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टेम सेल चेंज, स्टेम सेल में ठीक करेंगे हम, क्योंकि स्टेम सेल के अंदर कैपेसिटी है पूरा बॉडी बनाने की, ठीक है। तो स्टेम सेल में ये करेक्शन किया जाएगा, तो परमानेंट तरीका समझ में आ रहा है। तो इसमें इतना कंप्लीट हो गया। अब क्या है इसके बाद? बुक दे दीजिए 1 मिनट, टाइम भी हो गया है। अब इसमें देखिए दो तीन टॉपिक बचे रह गए हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और एक लास्ट में है इथिकल इश्यूज। इसी में आता है बायोपैरिस वगैरह। उधर से कितना कंप्लीट हो रहा है? कहाँ तक? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है। उसके बाद क्या बचेगा? इसी सोच रहे हैं सिर्फ मार्च के 2nd वीक तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर है, स्ट्रेटजी वाला है, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी, इधर के मैं 4 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, उधर से 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा अगली बार इसको।